हम जानते हैं कि 2 मील और 3 मील नीचे क्या है। यह जानकारी जनता के साथ साझा नहीं की जा रही है, लेकिन हमारी सरकार और शायद अन्य सरकारों को भी काफी कुछ पता है। अंटार्कटिका के नीचे की बर्फ कुछ जगहों पर 2 मील से भी अधिक मोटी है। लेकिन क्या होगा अगर वहां नीचे कुछ ऐसा हो जो कभी जमने के लिए बना ही ना हो? क्या होगा अगर उस अंतहीन सफेद रेगिस्तान के नीचे जांचकर्ताओं को एक ऐसी संरचना मिल जाए जो इतनी असंभव, इतनी भयावह हो कि सैन्य कर्मियों को इतिहास से उसके हर निशान को मिटाने का आदेश दिया जा रहा? तो बनाया है 40 से अधिक वर्षों से गुप्त हलकों में अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे गहराई में दबी विचित्र ज्यामितीय आकृतियों के बारे में कानाफूसी चल रही थी। अधिकांश लोग इन्हें षड्यंत्र सिद्धांत मानकर खारिज कर देते थे, जब तक कि लिंडा मोल्टन होवे ने अंततः अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। मरने वाले गवाहों के अनुसार नौसेना के दल वैज्ञानिक और खुफिया अधिकारियों ने एक ही चीज देखी, एक विशाल कोणीय वस्तु जो प्रकृति में पाई जाने वाली किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी। न बर्फ, न चट्टान, बल्कि कुछ कृत्रिम, कुछ प्राचीन। और जैसे जैसे उन्होंने गहराई से जांच की, कहानी और भी रहस्यमय होती गई। आपातकालीन लैंडिंग प्रतिबंधित, निर्देशांक, अचानक रेडियो ब्लैकआउट, पुरुषों को आजीवन गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ लोगों ने कथित तौर पर दशकों तक उन दृश्यों के डर से त्रस्त होकर बिताए और अंततः अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले गुप्त रिकॉर्डिंग में लिंडा को सब कुछ कबूल कर लिया। इससे पहले कि हम उन बातों का खुलासा करें जो जांचकर्ताओं का दावा है कि अंटार्कटिका के नीचे खोजी गई हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि शक्तिशाली संस्थाएं कभी नहीं चाहती थीं कि ये गवाहियां जनता तक पहुंचें। अब 81 वर्ष की आयु में लिंडा कहती हैं कि वह अब और चुप नहीं रह सकती। दशकों तक गोपनीय गवाहियों, गुप्त निर्देशांकों और मृत्युशैया पर दिए गए इकबालिया बयानों को इकट्ठा करने के बाद उनका दावा है कि सच्चाई को दबाना अब संभव नहीं है। और अगर इन गवाहों में से एक अंश भी सच बोल रहा था, तो अंटार्कटिका मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को छिपा सकता है। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा आदमी। वर्ष 1982 था। एक नौसेना उड़ान अभियंता जिसका नाम लिंडा ने आज तक गुप्त रखा है, मैकमुर्डो स्टेशन से अंटार्कटिका के आंतरिक भाग में स्थित एक दूरस्थ अनुसंधान शिविर तक नियमित आपूर्ति मिशन पर था। बर्फ की चादर के ऊपर कहीं उपकरण में खराबी के कारण चालक दल को एक खुले टीले पर समय से पहले उतरना पड़ा। तेज हवा विमान के ढांचे पर जोरदार प्रहार कर रही थी। तापमान इतना कम था कि खुली त्वचा पल भर में बस जल जाती थी। यह ऐसी जगह थी जहां आप टूटी फूटी चीजों को ठीक करके निकल जाते हैं। लेकिन जब चालक दल मरम्मत का काम कर रहा था, तभी फ्लाइट इंजीनियर ने पहाड़ी की ओर देखा और रुक गया। उस परिदृश्य में कुछ गड़बड़ थी। दूर स्थित एक ऊंचे स्थान पर क्षितिज को चीरती हुई ऐसी आकृतियां दिखाई दीं जो वहां की नहीं थीं। वे ज्यामितीय सममित, बहुत नियमित, बहुत कोणीय और इतनी सटीक थीं कि वे बर्फ की आकृतियां नहीं हो सकती थीं। वह और करीब आया, इतना करीब कि उसे एक विशाल संरचना का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो आंशिक रूप से खुला हुआ था, जहां हवा और समय ने बर्फ को हटा दिया था। यह कोणीय था, यह ठोस था, और यह किसी ऐसी चीज से बना था जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक नहीं थी। इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, रेडियो में कर्कश आवाज आई, आदेश, तुरंत मैकमर्डो लौटें। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई चर्चा नहीं। जब वे उतरे तो खुफिया अधिकारी इंतजार कर रहे थे। चालक दल को अलग अलग कर दिया गया, उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई और उन्हें बताया गया कि उनकी उड़ान लॉग अब गोपनीय है।
उन्होंने अतिरिक्त गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें एक निर्देश दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आपको लिंडा मोल्टन होवे के बारे में यह समझना होगा। वह यूट्यूब चैनल चलाने वाली कोई षड्यंत्र सिद्धांतकार नहीं है। वह एमी पुरस्कार विजेता खोजी पत्रकार हैं, जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक सैन्य कर्मियों का नाम वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों के साक्षात्कार लिए हैं। उन्होंने अपना करियर दस्तावेजी साक्ष्यों, सत्यापित प्रमाण पत्रों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर बनाया। जब 1998 में 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए फ्लाइट इंजीनियर ने उनसे संपर्क किया और यह जानते हुए कि उनका समय समाप्त हो रहा है, तो उन्होंने प्रकाशन में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने घंटों तक उनका साक्षात्कार लिया। उसने उसके सेवा रिकॉर्ड की जांच की। उसने उसकी पहचान की पुष्टि की। उसके बयान में सटीक निर्देशांक, सटीक तिथियां और उस उड़ान में शामिल अन्य चालक दल के सदस्यों के नाम शामिल थे। सब कुछ सही निकला, लेकिन लिंडा जानती थी कि एक गवाह पर्याप्त नहीं है। इसीलिए उसने उसकी गवाही को संभाल कर रख लिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और इंतजार करती रही। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगर यह सब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके सामने यह तो बस एक शुरुआत है। अगले 20 सालों में एक एक करके सब कुछ उसके सामने आता गया। सैन्यकर्मी, वैज्ञानिक, ठेकेदार, वे लोग जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, जो कभी मिले नहीं थे, जो अलग अलग दशकों में अलग अलग ठिकानों पर तैनात रहे थे, सभी लिंडा को एक ही असंभव कहानी के टुकड़े बता रहे थे। बर्फ में प्रवेश करने वाले रडार सर्वेक्षण करने वाले एक भूभौतिक विज्ञानी लिंडा के सामने जबड़े को कसकर और लगभग फुसफुसाते हुए बैठे थे। उन्होंने बर्फ के नीचे गुहाएं पाई थीं। छोटी छोटी जेबें नहीं, नहीं, बल्कि विशाल रिक्त स्थान, ज्यामितीय रूप से नियमित प्राकृतिक गुफाओं की तुलना में कहीं अधिक गहरे और संरचित। जब उसने डेटा पर आपत्ति जताई तो उसके सुपरवाइजर का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ ही घंटों में उन रीडिंग को गोपनीय घोषित कर दिया गया। उसकी पूरी टीम का तबादला कर दिया गया। उसने वह डेटा फिर कभी नहीं देखा। नौसेना के सीबी कंस्ट्रक्शन बटालियन के एक सदस्य ने बताया कि उन्हें किसी भी आधिकारिक अनुसंधान केंद्र से मीलों दूर एक गुप्त खुदाई स्थल पर तैनात किया गया था। वहां कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं दी गई थी और ना ही कोई बर्फ का कोर निकालने का मिशन था। बस सीधे नीचे की ओर ड्रिलिंग करनी थी। और शाफ्ट के तल पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका पेट में अजीब सी हलचल मच गई। धातु की संरचनाएं, कृत्रिम प्रतीत होने वाली दीवारें, सतहें इतनी चिकनी, इतनी सधी हुई और इतनी परिपूर्ण थीं कि वे भूवैज्ञानिक नहीं हो सकती थीं। उसने उन्हें घूर कर देखा और सोचा, किसी ने इसे बनाया है। अर्जेंटीना के एस्पेरांजा बेस के एक वैज्ञानिक ने लिंडा को बताया कि शोध दल कभी कभी 12,000 साल से भी अधिक पुराने बर्फ के कोर से कलाकृतियां निकालते थे। हर एक बार सैन्यकर्मी आते, नमूनों को जब्त कर लेते और उन्हें गायब कर देते। कोई लॉग नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई प्रकाशित लेख नहीं, सब गायब। महाद्वीप भर में उड़ान भरने वाले एक पायलट ने एक ऐसे नो फ्लाई जोन का वर्णन किया जो किसी भी सार्वजनिक मानचित्र पर मौजूद नहीं था। यह एक पूरा प्रतिबंधित क्षेत्र था जहां नागरिक उड़ानें निषिद्ध थीं और सैन्य उड़ानों के लिए आवश्यक मंजूरी स्तर लगभग किसी के पास नहीं था। जब उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से पूछा कि वहां नीचे क्या है, तो जवाब संक्षिप्त था, संवेदनशील शोध। पूछना बंद करो। इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। इनमें से किसी ने भी लिंडा के अन्य साक्षात्कार नहीं देखे थे, लेकिन गवाही
एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करती थी। अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे कुछ प्राचीन और सुनियोजित चीज दबी हुई थी और कई सरकारों को इसके बारे में जानकारी थी। लिंडा इन सभी दस्तावेजों को मेज पर फैलाकर बैठी थी और अपने हाथों में पकड़े बोझ का भार महसूस कर रही थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक ढर्रा था, एक ऐसा ढर्रा जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी और कर भी सकती थी। अभी तक साबित नहीं हुआ था, लेकिन फिर किसी ने उससे संपर्क किया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह गवाही जिसने सब कुछ बदल दिया। यह 2016 की बात है। लिंडा को किसी ऐसे व्यक्ति से संदेश मिला जिसे बाद में उसने अपने पूरे करियर में साक्षात्कार किए गए सबसे विश्वसनीय स्रोत के रूप में वर्णित किया। वह गोपनीय सुरक्षा मंजूरी प्राप्त एक सेवानिवृत्त नौराड अधिकारी थे, जो 2000 के दशक की शुरुआत में अंटार्कटिका में हुए एक ऐसे अभियान का हिस्सा थे जिसका कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। उनकी पहचान को लिंडा ने किसी भी अन्य पहचान से कहीं अधिक सख्ती से छिपाकर रखा है। जब उसने बोलना शुरू किया तो लिंडा चुप हो गई, क्योंकि उसने जो बताया वह न केवल पिछली गवाहियों में कुछ जोड़ रहा था, बल्कि उन्हें आपस में जोड़ रहा था। 20 वर्षों के साक्षात्कारों से प्राप्त हर अलग थलग विवरण, हर अंश और हर अनसुलझा विवरण अचानक एक मशीन के पुर्जों की तरह आपस में जुड़ गया। उनके विवरण के अनुसार जो उन्हें जानकारी दी गई थी और जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा था, उसके आधार पर पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ की चादर के नीचे लगभग 2 मील की गहराई पर कृत्रिम मूल की कई संरचनाएं मौजूद हैं। ये न तो भूवैज्ञानिक विसंगतियां हैं, न ही बर्फ की संरचनाएं, और न ही ऐसी कोई चीज जो किसी भूविज्ञान की पाठ्यपुस्तक में हो। ये किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं जिन्हें उद्देश्य और सटीकता के साथ तैयार किया गया है, और ये प्राचीन हैं उस बर्फ से कहीं अधिक प्राचीन जिसने इन्हें ढक रखा है। ये अंतिम हिमयुग से भी पहले के हैं, जिसका अर्थ है कि इनका निर्माण तब हुआ था जब अंटार्कटिका 12,000 साल पहले नदियों और जंगलों वाला एक हरा भरा समशीतोष्ण महाद्वीप था। इस बात पर एक पल के लिए गौर करें, 12,000 वर्षों से भी अधिक। यह सुमेर से हजारों वर्ष पहले, मिस्र के पहले राजवंश से हजारों वर्ष पहले, और उन सभी सभ्यताओं से हजारों वर्ष पहले की बात है जिन्हें हम प्राचीन सभ्यता कहते हैं। उन्होंने लिंडा को बताया कि इन संरचनाओं का पता सबसे पहले 1940 के दशक में ऑपरेशन हाई जंप के दौरान चला था, जो एडमिरल रिचर्ड बर्ड के नेतृत्व में 1946 से 1947 तक चला एक विशाल अंटार्कटिक अभियान था। आधिकारिक तौर पर इस मिशन का उद्देश्य अनुसंधान अड्डे स्थापित करना और ध्रुवीय परिस्थितियों के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना था। इस सूत्र के अनुसार गुप्त वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। भूकंपीय सर्वेक्षणों में बर्फ की गहराई में ऐसी विसंगतियां पाई गई थीं जिनकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता था और जिनके बारे में किसी को बात नहीं करनी थी। और अब वो बात जो आपको चौंका देगी। तब से लेकर अब तक 7 दशकों से भी अधिक समय से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और हाल ही में चीन अंटार्कटिका में गुप्त रूप से पुनर्प्राप्ति अभियान चला रहे हैं। अनुसंधान नहीं, बल्कि पुनर्प्राप्ति अभियान। अंटार्कटिक संधि के तहत संचालित सार्वजनिक विज्ञान कार्यक्रमों से पूरी तरह अलग पुरातात्विक उत्खनन और तकनीकी पुनर्प्राप्ति का कार्य किया गया। उन्होंने लिंडा को बताया कि ये संरचनाएं छोटी नहीं हैं, ये कोई चौकी नहीं है। जो कुछ भी खोजा गया है वह एक विशाल शहरी परिसर प्रतीत होता है, जिसमें इमारतें, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी मौजूद हैं जो एक ऐसी उन्नत सभ्यता का संकेत देते हैं जो मानव इतिहास के बारे में हमारी हर धारणा को चुनौती देती है।
कुछ क्षेत्रों तक प्राकृतिक बर्फ की गुफाओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जहां हिमनदों के खिसकने से खुले रास्ते बन गए हैं। अन्य क्षेत्रों तक नियमित वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में प्रच्छन्न ड्रिलिंग कार्यों के माध्यम से पहुंचा जा रहा है, और इन संरचनाओं से जो तकनीक निकाली जा रही है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनमें से कुछ अभी भी काम करती हैं, अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन कार्यात्मक उपकरण बरामद किए गए हैं और वर्तमान में गुप्त सुविधाओं में उनका अध्ययन किया जा रहा है। लिंडा ने वही सवाल पूछा जो कोई भी पत्रकार पूछता, इसे साबित करो। अधिकारी ने निर्देशांक दिए। उन्होंने कुछ संपादित आंतरिक दस्तावेज भी दिए, जिनमें वर्णित स्थानों पर गोपनीय परियोजना पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित थे। उन्होंने लिंडा को इन अभियानों में शामिल अन्य कर्मियों के नाम भी बताए, जिनसे वह संपर्क कर सकती थी और जिन्हें वह फोन कर सकती थी। लेकिन लिंडा के मन में बसी खामोशी ही उसके अपने दिमाग की खामोशी थी। 20 वर्षों से बिखरे हुए बयान अब एक कहानी में तब्दील हो गए थे, और वह कहानी उन सभी मामलों से कहीं बड़ी थी जिनकी उसने कभी जांच की थी। उसे अभी यह नहीं पता था कि सबसे भयावह गवाही अभी आनी बाकी थी। 2003 में एक गुप्त ड्रिलिंग अभियान में काम करने वाले एक सैन्य ठेकेदार के अंदर जो कुछ मिला, वह लिंडा से बात करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह मरणासन्न था। उसका कैंसर लाइलाज था और वह शव जो कुछ उसने देखा था उसे अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकता था। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बर्फीली सुरंग में उतारा गया था, जिसे उनकी जानकारी के अनुसार एक भूवैज्ञानिक विसंगति तक पहुंचने के लिए खोदा गया था। उतरने की प्रक्रिया धीमी थी। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म धीरे धीरे सुरंग में नीचे उतरता गया, उनके वजन से वह चरमरा उठा। ऊपर की दिन की रोशनी एक चमकीले सिक्के की तरह कम होती गई और फिर गायब हो गई। दीवारें बर्फ की बनी थीं, सफेद, नीली धारियों वाली और सपाट। ठंड कड़ाके की थी। केवल चरखी की भनभनाहट और उसकी अपनी सांसों की गूंज ही शाफ्ट की दीवारों से गूंज रही थी। फिर 1 मील से ज्यादा नीचे कुछ बदल गया। बर्फ रुक गई, धीरे धीरे नहीं, एकदम से। दीवारें चिकनी, लगभग धातु जैसी सतह में बदल गईं। एक हल्की सी चमक वाली सतह जिस पर हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी। एक ऐसी सतह जो अंटार्कटिक की बर्फ की चादर के एक मील नीचे होने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। तापमान अलग महसूस हो रहा था। ध्वनि का स्वरूप बदल गया था। यहां तक कि हवा की गुणवत्ता भी बदल गई थी, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में कदम रखना। वह चबूतरे से उतरकर एक ऐसी गुफा में पहुंचा जो स्पष्ट रूप से, निर्विवाद रूप से प्राकृतिक नहीं थी। उसके चारों ओर अंतरिक्ष खुल गया। यह विशाल था। दीवारों पर निशान थे, प्रतीक और ज्यामितीय आकृतियां थीं जो उसकी टीम के किसी भी सदस्य द्वारा पहले कभी नहीं देखी गई, किसी भी लेखन प्रणाली से भिन्न थी। टीम खामोशी से खड़ी थी। टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे को चीर रही थी जो हजारों सालों से अछूता था। और फिर उसने उसे देखा। दूर की दीवार में बना हुआ एक दरवाजा, कोई दरार नहीं, कोई खाली जगह नहीं, एक बनावटी प्रवेश द्वार, सुनियोजित और सोच समझकर बनाया गया, जो कहीं और गहराई में जाता था। उसके हाथ कांप रहे थे। उन्हें अपनी नब्ज महसूस हो रही थी। टीम को आगे जाने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए एक उच्च स्तर की सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता थी, जो उनमें से किसी के पास नहीं थी। लेकिन उन्होंने देखा कि विशेष उपकरणों से लैस वैज्ञानिक और सैन्यकर्मी प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। वे उन लोगों की तरह शांत और कुशल ढंग से आगे बढ़ रहे थे जिन्होंने पहले भी ऐसा किया था। उसे वापस सतह पर भेज दिया गया।
उसे अच्छा खासा बोनस दिया गया। उसने एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें आपराधिक अभियोजन की धमकी दी गई थी, और उन्होंने जो देखा उसे वर्षों तक चुपचाप अपने भीतर दबाए रखा, जब तक कि कैंसर के निदान ने गोपनीयता को अर्थहीन नहीं बना दिया। उन्होंने लिंडा से कहा, लोगों को पता होना चाहिए कि हमें वहां कुछ मिला है, कुछ ऐसा जो इतिहास के बारे में हमारे सभी ज्ञान को बदल देता है। अब सुनिए कि लिंडा की जांच में और क्या क्या सामने आया, क्योंकि गवाहियों का सिलसिला रुका नहीं हो, बल्कि और तेज हो गया। एक सैटेलाइट इमेज विश्लेषक ने उसे बताया कि उसने देखा था कि अंटार्कटिका के कुछ निर्देशांकों को सार्वजनिक डेटा से डिजिटल रूप से हटा दिया गया था। न केवल रिजोल्यूशन कम किया गया, बल्कि जानबूझकर धुंधला, अस्पष्ट और मिटाया गया। उसने प्रोसेसिंग से पहले मूल दस्तावेज देखे थे, सीधी रेखाओं वाली आकृतियां और संरचनाएं जो कृत्रिम प्रतीत होती थीं। वह अपनी मेज पर बैठा उन संरचनाओं को घूर रहा था जिनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। और जब उन्होंने इस मुद्दे को अपने पर्यवेक्षकों के समक्ष उठाया तो उन्हें बताया गया कि वे क्षेत्र विशेष पहुंच प्रोटोकॉल के अंतर्गत हैं और यह उनका विषय नहीं है। अंटार्कटिका से प्राप्त नमूनों का संक्षिप्त ने विश्लेषण करने वाले एक पदार्थ वैज्ञानिक ने मिश्र धातुओं का वर्णन किया जो किसी भी ज्ञात डेटाबेस में मौजूद किसी भी चीज से मेल नहीं खाती थी। जंग प्रतिरोधक क्षमता असाधारण थी। शक्ति से भार अनुपात इतना अधिक था कि असंभव सा लगता था। निर्माण की ऐसी विशेषताएं थीं जिन्हें वर्तमान तकनीक दोहरा नहीं सकती। NISF अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक लॉजिस्टिक्स समन्वयक को ऐसे उपकरण मिले जो किसी ज्ञात अनुसंधान मिशन से मेल नहीं खाते थे। औद्योगिक उत्खनन उपकरण, सशस्त्र सैन्य सुरक्षा वाले सीलबंद परिवहन कंटेनर और रक्षा विभाग के चैनलों के माध्यम से भेजे गए शिपमेंट जो पूरी तरह से वैज्ञानिक पर्यवेक्षण से बाहर हैं। हर नए गवाह ने पिछले गवाह से कहीं अधिक परेशान करने वाली बात बताई। दीवारों पर खुदे हुए ऐसे प्रतीक जिन्हें किसी भी टीम का कोई भी भाषा विज्ञानी डिकोड नहीं कर सका। कुछ उत्खनन स्थलों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक खराब हो गए। यंत्र घूमने लगे और विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण रीडिंग में अचानक वृद्धि होने लगी, जिसका स्रोत अज्ञात था। और फिर वह दावा जिसने लिंडा के पूरे नेटवर्क में सनसनी फैला दी। कई सूत्रों ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि की कि बरामद कलाकृतियों को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए गुप्त अमेरिकी सुविधाओं में ले जाया गया था। अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तस्वीर अब खंडित नहीं थी, यह विशाल थी और यह बताए जाने के लिए चीख रही थी। लेकिन इसे बताने का मतलब था लिंडा की 40 वर्षों की सारी मेहनत को दांव पर लगाना। चुप्पी। 2020 तक लिंडा के पास 15 से अधिक विश्वसनीय गवाहियां, सत्यापित निर्देशांक, पुष्ट नाम और संबद्धताएं थीं। सबूतों का एक ऐसा समूह जो मिलकर आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक की ओर इशारा करता था। और फिर उसके सूत्र एक एक करके मरने लगे। जिन लोगों ने अपने जीवन के सबसे खतरनाक रहस्यों को उसके साथ साझा किया था, उनका समय समाप्त होता जा रहा था। नौसेना का फ्लाइट इंजीनियर, पहाड़ी पर तैनात वह व्यक्ति जिसने 1998 में एक फोन कॉल से इस सब की शुरुआत की थी, 2019 में उसकी मृत्यु हो गई। लिंडा को यह खबर मिली और वह चुपचाप बैठी रही। फिर नॉरैड अधिकारी, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, वह व्यक्ति जिसकी एकमात्र गवाही ने 2 दशकों के बिखरे हुए वृत्तांतों को एक चौंकाने वाली तस्वीर में पिरो दिया था, कि 2022 में मृत्यु हो गई। अन्य लोगों की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। वे अस्पताल के बिस्तरों पर थे।
धर्मशाला में देखभाल प्राप्त कर रहे थे और उनकी याददाश्त धुंधली होती जा रही थी। और लिंडा, जो अब 80 वर्ष की हो चुकी थी, एक बात को कड़वी सच्चाई से समझ गई थी। वह जीवित बची आखिरी व्यक्ति थीं जो इन सभी गवाहियों को एक साथ जोड़े हुए थीं। गवाहों को दुनिया से जोड़ने वाली आखिरी कड़ी। उस एहसास ने उसे बदल दिया। इसने उसे केवल प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि उसे भयभीत भी कर दिया, क्योंकि अगर वह और देर करती तो 25 वर्षों की जांच उन दर्जन भर मरणासन्न पुरुषों का जीवन भर का कामदानी के बाम जिन्होंने चुप्पी के बजाय सच्चाई को चुना था, सब कुछ गायब हो जाता, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने 2023 के एक साक्षात्कार में कहा, मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने इस कहानी को सभी विवरणों और उन सभी स्रोतों के साथ पूरी तरह से नहीं बताया जिनका मैं जिम्मेदारी से नाम ले सकती थी, तो यह कहानी खत्म हो जाएगी। इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि उनकी गवाही जीवित रहे। 2023 के अंत में उन्होंने एक व्यापक अंटार्कटिक रिपोर्ट संकलित करना शुरू किया, जिसे वे इसी नाम से पुकारती हैं। इसमें 25 वर्षों की जांच के दौरान एकत्र की गई हर गवाही, हर निर्देशांक, हर ऑपरेशन का नाम और हर सबूत शामिल है। और 2024 की शुरुआत में उन्होंने earthfiles.com के माध्यम से इसके कुछ अंश जारी किए। उन्होंने उन विशिष्ट निर्देशांकों को प्रकाशित किया जहां गवाहों ने खुली संरचनाओं या भूमिगत प्रवेश बिंदुओं की सूचना दी थी। उन्होंने ऑपरेशन हाई जंप के अवर्गीकृत दस्तावेज साझा किए, जिनमें संपादित भाग थे जो अनुसंधान केंद्रों से कहीं आगे के उद्देश्यों की ओर इशारा करते थे। उन्होंने विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रमाणिक विवरण के साथ गुमनाम गवाही प्रतिलेख प्रस्तुत किए। उन्होंने उपग्रह चित्रों का संकलन किया, जिनमें उनके स्रोतों द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों पर कृत्रिम रूप से डेटा छिपाया गया था। और उन्होंने सीधे चुनौती दी, अन्य देशों के पास उपग्रह हैं, स्वतंत्र शोधकर्ताओं के पास बर्फ भेदने वाला रडार है, वैज्ञानिक उस महाद्वीप पर प्रतिदिन काम करते हैं। अगर ये गवाहियां सच हैं तो सबूत मौजूद हैं। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि कहां देखना है। अब यहां वो बात है जो मुझे रातों को सोने नहीं देती। हर आरोपी सरकार की प्रतिक्रिया एक जैसी थी, पूर्ण एकदम सन्नाटा। न कोई खंडन, न कोई सुधार, न कोई मुकदमा, न कोई मासीबारो, न किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान, कुछ भी नहीं। बस इतना पूर्ण सन्नाटा कि मानो जानबूझकर रचा गया हो, क्योंकि यह जानबूझकर ही रचा गया था। जरा इस पर विचार कीजिए। एमी पुरस्कार विजेता एक पत्रकार ने सार्वजनिक रूप से कई विश्व सरकारों पर अंटार्कटिक बर्फ के नीचे दबी प्राचीन संरचनाओं और बरामद तकनीक से जुड़े 70 वर्षों के रहस्य को छिपाने का आरोप लगाया है। और किसी भी सरकार ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया। किसी ने भी इसे मनगढ़ंत कहानी बताते हुए कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की। लिंडा कहती हैं कि चुप्पी ही उनके लिए सबसे बड़ा सबूत है। अगर वह झूठ बोल रही होती तो उन्हें बदनाम करना आसान होता। एक आधिकारिक बयान से ही सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन उनकी जांच का सामना करने से एक ऐसा विकल्प चुनना पड़ता है जो कोई भी सरकार नहीं चुनना चाहती। या तो वे उसके खुलासे की पुष्टि करें या यह समझाएं कि दर्जनों विश्वसनीय सैन्य और वैज्ञानिक कर्मी स्वतंत्र रूप से एक ही कहानी क्यों गढ़ रहे हैं। इसलिए वे कुछ नहीं कहते और चुप्पी और गहरी होती जाती है। स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने छानबीन शुरू कर दी। शौकिया उपग्रह विश्लेषकों ने उसके निर्देशांकों की जांच की और विसंगतियों की सूचना दी।
वैज्ञानिकों ने उसके द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों से ऐतिहासिक रडार डेटा के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए। अधिकांश अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें एक ऐसे महाद्वीप से प्राप्त भूवैज्ञानिक डेटा शामिल था जिसे कथित तौर पर शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित माना जाता है। अंटार्कटिका स्टेशन के एक पूर्व कर्मचारी ने सार्वजनिक रूप से लिंडा के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि जो कोई भी उस महाद्वीप पर लंबे समय तक काम कर चुका है वह पहले से ही जानता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नहीं पूछने चाहिए और गुप्त सैन्य अभियान हैं जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। और ये सब उन शोध कार्यक्रमों के साथ साथ चल रहे हैं जिन्हें जनता देखती है। इसके परिणाम क्या होंगे? इस कहानी को इतना परेशान करने वाला बनाने वाली बात सिर्फ अंटार्कटिका के नीचे कुछ छिपा होने का विचार ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि इसका मानव इतिहास के बारे में हमारे द्वारा जानी जाने वाली हर चीज पर क्या असर पड़ सकता है। यदि इन दावों का कुछ अंश भी सत्य है तो इससे यह संकेत मिलता है कि 12,000 वर्ष से भी अधिक समय पहले एक उन्नत सभ्यता अस्तित्व में रही होगी, जो प्राचीन मिस्र, सुमेर या इतिहास की पुस्तकों में वर्णित किसी भी सभ्यता से बहुत पहले की बात है। इससे मानव विकास की समय रेखा पूरी तरह से बदल जाएगी। सभ्यताओं के धीरे धीरे प्रगति करने के बजाय इसका अर्थ यह हो सकता है कि कभी मौजूद ज्ञान किसी प्राचीन आपदा में खो गया था और अब इसे गुप्त रूप से पुनः खोजा जा रहा है। लिंडा मोल्टन होवे के अनुसार यही कारण है कि अंततः इतने सारे गवाह सामने आए। इनमें से कई सैन्यकर्मी, वैज्ञानिक, ठेकेदार और खुफिया अधिकारी थे जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने अंटार्कटिका से जुड़ी अजीब संरचनाएं, अस्पष्ट तकनीक या गुप्त अभियान देखे थे। अधिकांश लोग दशकों तक चुप रहे क्योंकि उन्हें अपने करियर खोने, सुरक्षा समझौतों को तोड़ने या केवल उपहास का पात्र बनने का डर था। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनमें से कई लोगों को कथित तौर पर लगा कि वे अब इस रहस्य को छिपा नहीं सकते। लिंडा कहती हैं कि उन्होंने वर्षों तक सावधानीपूर्वक हर गवाही का दस्तावेजीकरण किया, साक्षात्कार रिकॉर्ड किए, सबूत इकट्ठा किए और उनसे संपर्क करने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की पुष्टि की। अब 81 वर्ष की आयु में वह एक पूर्ण वृत्त चित्र पर काम कर रही हैं, जो पहली बार सभी गवाहियों को एक साथ प्रस्तुत करेगा। उन्होंने अपनी जांच की प्रतियां, जिसमें उन गवाहों से प्राप्त जानकारी भी शामिल है जिन्होंने मृत्यु के बाद अपनी पहचान उजागर करने की अनुमति दी है, कई संस्थानों को भी सौंपी हैं। उसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह सामग्री सुरक्षित रहे। उसके संदेश की शक्ति का कारण यह है कि वह अंधविश्वास की मांग नहीं कर रही है। वह खुले तौर पर लोगों से कहती है कि वे स्वयं गवाहियों की जांच करें और अपने विचार निर्धारित करें। उनके शब्दों में ये गुमनाम इंटरनेट अफवाहों पर आधारित अफवाहें नहीं थीं, बल्कि वास्तविक अनुभव और पेशेवर पृष्ठभूमि वाले असली लोग थे। और अगर उनकी कुछ कहानियां भी सच हैं, अन्य, तो दुनिया हमारी सोच से कहीं अधिक विचित्र हो सकती है। अधिकांश गवाह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बयान आज भी दर्ज और सुरक्षित हैं। लिंडा का मानना है कि उसने उनसे एक वादा किया था और दशकों की चुप्पी के बाद उसने आखिरकार उनके द्वारा बताई गई बातें साझा करने का फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा है। अगर सरकारों को वाकई दशकों से अंटार्कटिका के नीचे मौजूद रहस्यमयी संरचनाओं के बारे में पता था, तो इसे गुप्त क्यों रखा गया? और अगर किसी प्राचीन लुप्त सभ्यता से जुड़ी खोजों का अध्ययन बंद दरवाजों के पीछे किया जा रहा था, तो जनता से और क्या-क्या छिपाया जा सकता था? यही सवाल लोगों को इस रहस्य से मोहित रखता है, क्योंकि चाहे ये दावे सच हों,
बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों या गलत समझे गए हों, यह विचार कि इतिहास उतना पूर्ण नहीं है जितना हम सोचते हैं। दुनिया भर के लाखों लोगों की कल्पना को मोहित करता रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें रहस्य छिपे हुए इतिहास और अनसुलझे आविष्कारों में रुचि हो।